नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाकक्षा पर। साथियों, आप सभी ने पहली क्लास देख ली होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो उसी के आगे का पार्ट हम आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के क्या क्या नाम हैं वो सब हमने पढ़ लिए थे भाई। भौगोलिक स्थिति हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद में शायद हमारी बात चल रही थी क्षेत्रफल पे। कहाँ पर बात चल रही थी? क्षेत्रफल पे। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश के जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, हमने विभाजित मध्य प्रदेश और अविभाजित मध्य प्रदेश दोनों तरीके से मध्य प्रदेश का विस्तार जो भी है हमने पढ़ लिया था। ठीक, चलिए, अब आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल है वो कितना है। मध्य प्रदेश का वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है भाई? मध्य प्रदेश का वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल है। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और जो जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पूरे भारत देश में कौन सा स्थान है भाई? पूरे भारत देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? दूसरा स्थान है। अच्छा, कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिखाया जाता है भाई? वो कितना दिखाया जाता है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कितना बताया जाता है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो वो क्यों बताया जाता है भाई? वो बताया जाता है करार घाटी विवाद के कारण। करार घाटी विवाद क्या है भाई? करार घाटी कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक पर स्थित। अमरकंटक जो है वहाँ स्थित है, अनूपपुर जिले में स्थित है भाई। ठीक है, अनूपपुर जिला की जो सीमा लगी हुई है किससे लगी हुई है? छत्तीसगढ़ के साथ लगी हुई है। आप सभी जानते हैं कि भाई 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक राज्य बनाया गया था। तो उस समय से ही करार घाटी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमाओं पर स्थित है। तो उसका विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। विवाद ये है कि मध्य प्रदेश बोलता है कि ये हमारा एरिया है, करार घाटी का जो एरिया है वो हमारा एरिया है, और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो ये दावा करती है कि ये हमारा एरिया है। तो ये विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो कभी कभार जब ऑप्शंस रहते हैं तो उनमें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में भाई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए मैप के द्वारा सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। ठीक है, मैप के द्वारा सारी चीज़ें समझाई हैं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात करेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश की। किसकी बात करेंगे भाई? अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति बन रही थी? ठीक, तो उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश कहाँ पर है? ये है 86 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश क्या था? 86 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, और दक्षिणी अक्षांश क्या था? 17 डिग्री 46 मिनट। 17 डिग्री 46 मिनट क्या था? दक्षिणी अक्षांश था। ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। चलो, अब देशांतर की बात करेंगे तो जो पश्चिमी देशांतर था वो कितना था भाई? 84 डिग्री 51 मिनट। और जो पूर्वी देशांतर था वो कितना था? 74 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, आई बात समझ में भाई? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये चीज़ आपको, ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए भाई, कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है था, सॉरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ जब शामिल था, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा था? वो कौन सा जिला था भाई? मुरैना जिला। कौन सा जिला था? मुरैना। ठीक है, और उस समय पर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हुआ करता था? वो हुआ करता था दंतेवाड़ा। ठीक, आई बात समझ में भाई? मुरैना वर्तमान में भी मुरैना है, ठीक है, और अविभाजित था तब भी मुरैना हुआ करता था। ठीक, लेकिन जो सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा हुआ करता था उस समय पर? दंतेवाड़ा। ठीक, चलो अब सबसे पूर्वी जिले की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भाई? उस समय पर कौन सा था?
जगदीशपुर। कौन सा जिला था भाई उस समय पर? जगदीशपुर उस समय पर सबसे पूर्वी जिला हुआ करता था मध्य प्रदेश का। और सबसे पश्चिमी जिला जो वर्तमान में है, ठीक है, झाबुआ। अच्छा, झाबुआ से अलग होकर ही अलीराजपुर बना है, ठीक है, तो उस समय पर झाबुआ था, ठीक। तो सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा हो जाएगा भाई? झाबुआ हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी? चलो, इसके आगे अगर देखें हम, तो जो पूर्व से पश्चिम की दूरी हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी भाई? 996 किलोमीटर। कितनी भाई? 996 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण की, उत्तर से लेकर दक्षिण की कितनी दूरी हुआ करती थी? वो हुआ करती थी कितनी? कितनी भाई? 1127 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ें। अब बात करते हैं विभाजित मध्य प्रदेश की। कहने का मतलब ये है कि 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तरी अक्षांश से बात करेंगे सबसे पहले। उत्तरी अक्षांश कितना है भाई? 26 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश कितना है? 26 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। और दक्षिणी अक्षांश कितना? 21 डिग्री 6 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। चलो अब करेंगे बात देशांतर की। देशांतर रेखा पर कहाँ कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश? चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी देशांतर की। तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक मध्य प्रदेश का जो है देशांतर रेखा में स्थित है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। और 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। और वो एकमात्र जिला कौन सा है भाई? सिंगरौली। कौन सा जिला है वो? सिंगरौली। आई बात समझ में? चलो, ठीक। अब आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। अब अगर हम बात कर लें किसकी कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है भाई? तो वो कौन सा जिला है भाई? मैंने पहले ही बताया था आपको, मुरैना जिला है। वर्तमान में भी मुरैना जिला है सबसे उत्तरी। और अविभाजित के टाइम पर भी मध्य प्रदेश में जो सबसे उत्तरी जिला था वो भी कौन सा था? मुरैना था। इस बात में आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। इसके बाद बात करेंगे सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? वो बुरहानपुर है भाई, ठीक है। आई बात समझ में? सबसे पूर्वी जिले की बात कर लेंगे तो कौन सा भाई? सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है वर्तमान में भाई? अलीराजपुर। कौन सा जिला है भाई? अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया भाई? झाबुआ से। पहले कौन हुआ करता था? झाबुआ। अब कौन होता है भाई? अलीराजपुर होता है। क्यों? क्योंकि अलीराजपुर किसका भाग है? झाबुआ का। झाबुआ से कब अलग करके बनाया गया अलीराजपुर को? 2008 में भाई, ठीक है। 2008 में 2 जिले बनाए गए मध्य प्रदेश में, एक अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया गया, और दूसरा कौन सा जिला है भाई? सिंगरौली, और उसको सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। आई बात समझ में? ठीक है। ऊर्जा राजधानी, अभी ऊर्जा राजधानी किसको बोला जाता है? सिंगरौली को बोला जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है मध्य प्रदेश की, और उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है, ठीक है। कितनी दूर दूर तक मध्य प्रदेश फैला हुआ है। चलें, देखो अब ध्यान से भाई, देखिए। उत्तर से लेकर दक्षिण की अगर बात करें, तो उत्तर से लेकर अगर दक्षिण की अगर बात करें तो कितनी दूरी है भाई? 870 किलोमीटर। कितनी दूरी है भाई? 870 किलोमीटर फैला हुआ है। कहाँ से लेकर? मुरैना से लेकर बुरहानपुर के बीच की अगर हम दूरी नापेंगे तो कितना होगा भाई? 870 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी अगर काउंट करते हैं तो कितनी है भाई? 605 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश जो है पूर्व से पश्चिम की ओर कितना फैला हुआ है? 605 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। मतलब लंबाई जो कितनी है? 605 किलोमीटर की है। आई बात समझ में यहाँ तक भाई? चलें आगे। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है भाई। एरिया क्या क्या दिया है भाई? एरिया दिया गया है, एक तो आपको 4,43,444 वर्ग किलोमीटर। कब का है ये? पुराने मध्य प्रदेश का, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले का है। और वर्तमान में कितना दिया है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये वर्तमान का एरिया दिया गया है। आई बात समझ में भाई? चल आगे बढ़ें। अब आता है प्रश्न भाई, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं। मध्य प्रदेश जो है उसकी प्राकृतिक सीमाएं किस किस प्रकार से बन रही हैं वो हमें बताना है भाई। देखो ध्यान से पढ़ते हैं।
चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई दे रही है भाई, ये ठीक है। इस नदी का क्या नाम है? चंबल नदी। क्या नाम है भाई इस नदी का? चंबल नदी। क्या नाम है भाई इस नदी का? चंबल नदी। ठीक है, आई बात समझ में? चंबल नदी कौन सी है भाई? ये चंबल नदी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, चलो ये यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक, ये चंबल नदी है। चंबल नदी कौन सी सीमा बना रही है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा। कौन सी सीमा? उत्तरी सीमा। अब इधर देखेंगे चंबल के पास ही यहाँ से एक नदी निकलती है भाई, और यहाँ इस तरीके से जाती हुई कहाँ जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो ये कौन सी सीमा बना रही है? मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा बना रही है। कौन सी सीमा बना रही है? पश्चिमी सीमा बना रही है। और ये कौन सी सीमा बना रहा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा बना रहा है? उत्तर पश्चिमी। कौन सी? उत्तर पश्चिमी। इधर आपको देखने को मिल रही है नर्मदा नदी, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती हुई राजपीपला होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है भाई? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा बनाती है। इसके बाद एक नदी आपको दिखाई दे रही है सोन नदी। सोन नदी, ये सोन नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी कौन सी सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। इस तरीके से यहाँ से यमुना नदी आ रही है और यहाँ से गंगा नदी आ रही है, और यहाँ पर प्रयागराज में दोनों नदियाँ क्या हो जाती हैं? आपस में आकर मिल जाती हैं, और ये इसी को त्रिवेणी बोला जाता है, इसी को संगम बोला जाता है। त्रिवेणी मतलब यहाँ पर सरस्वती नदी भी है जो कि विलुप्त हो चुकी है वर्तमान में। तो सरस्वती, गंगा और यमुना का यहाँ पर समागम है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, अब बात करेंगे हम कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे भाई? कर्क रेखा की। कर्क रेखा की बात करते हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कर्क रेखा के बारे में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक लाइंस हैं। ठीक है, कुछ काल्पनिक रेखा हैं, वैज्ञानिकों द्वारा उनको बड़े प्यारे ढंग से सजाया गया है। ठीक है, तो एक होती है 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, और एक होती है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और एक होती है 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा। लेकिन भूमध्य रेखा के जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा है उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। उसमें 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है भाई? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और जो दक्षिणी अक्षांश है उसमें, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। ठीक है, और जो 0 डिग्री पर है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है भाई? भूमध्य रेखा है। ठीक, चलो अब बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे भाई? कर्क रेखा की हम बात करने वाले हैं। कर्क रेखा की हम बात करने वाले हैं। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। चलो, तो कर्क रेखा जो है विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीपों से। कौन कौन से वो? उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, आगे ध्यान देने वाली बात है कि विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, या कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है भाई? कितने राज्य हैं भाई? वो उनकी संख्या 8। भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से लेकर कर्क रेखा गुजरती है। और मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? तो वो हैं 14। कितने ज़िले हैं? 14 ऐसे ज़िले हैं जिनसे लेकर कर्क रेखा गुजरती है। आई बात समझ में यहाँ तक भाई? चलो चलें आगे बढ़ें। चलो ठीक, अब भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही प्यारे ढंग से मैं आप लोगों के लिए मैप के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, किसके द्वारा? मैप के द्वारा। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। महाकक्षा, महाज्ञान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, MP GK से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखिए भाई, पश्चिम और पूर्व
ये भारत का पूर्वी एरिया है और ये कौन सा एरिया है, पश्चिमी एरिया है। भाई कर्क रेखा गुजरेगी तो पूरे भारत से होकर गुजरेगी, तो हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरी है। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे तो पश्चिम से बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला राज्य आपको कौन सा दिख रहा है भाई, सबसे पहला राज्य जो आपको दिख रहा होगा गुजरात। कौन सा, गुजरात। कौन सा दिख रहा है भाई, गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, ठीक है। और दूसरा कौन सा है भाई, राजस्थान, ठीक। गुजरात, राजस्थान, फिर अपना आता है प्यारा सा मध्य प्रदेश, फिर कौन सा आ जाता है अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है प्यारा सा छत्तीसगढ़, जो भी कभी क्या हुआ करता था, अपने मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है भाई, झारखंड आता है, ठीक। झारखंड के बाद क्या आता है, पश्चिम बंगाल। क्या आता है भाई, पश्चिम बंगाल। फिर क्या आएगा भाई, त्रिपुरा। क्या आ रहा है भाई, त्रिपुरा, ठीक। मिजोरम। हो गए 14 जिले। कितने जिले हो गए, 14 जिले हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 14 ज़िले हैं, ये 14 ज़िले हैं जहाँ से क्या होता है भाई, कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे 14 ज़िले, सॉरी 8 राज्य, सॉरी, ठीक है, 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो मध्य प्रदेश के 14 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं भाई, 14 ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं, 14 ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आई बात समझ में भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से ज़िले हैं जिन ज़िलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आई बात समझ में। चलो ध्यान देंगे, देखेंगे। तो तो ये रहा हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में 23.5 डिग्री पर है ना, 1/2, ठीक है। 23.5 डिग्री पर क्या हो रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है। चलो अब देखते हैं ध्यान से कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले राइट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, राइट से स्टार्ट करेंगे। राइट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्यारा सा जिला दिखाई देता है, रतलाम। कौन सा जिला दिखाई देता है भाई, रतलाम। रतलाम को क्या बोला जाता है, सेव नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेव नगरी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सेव का उत्पादन होता है बहुत बढ़िया तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा तरीके से होता है, ठीक है। पॉपुलर है सेव के मामले में, रतलामी सेव बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी मंगलनाथ, ठीक है, उज्जैन, ठीक। इसके बाद में बात करेंगे तो आगर मालवा। कौन सा जिला भाई, आगर मालवा, ठीक। इसके बाद में सीहोर। सीहोर अपने भोपाल संभाग का जिला है। कौन से संभाग का जिला है भाई, भोपाल संभाग का। इसके बाद राजगढ़, ठीक, फिर भोपाल, फिर विदिशा और फिर प्यारा सा रायसेन, ठीक है। आपने एक बात ध्यान दी होगी यहाँ पर कि जो भोपाल के 5 ज़िले, भोपाल संभाग जो है उसके 5 ज़िले किस कहाँ किस 5 ज़िले जो हैं वहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। कहने का मतलब ये है कि भोपाल संभाग के सभी ज़िलों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। आई बात समझ में भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाता है भाई सागर आपका प्यारा सा, फिर आ जाता दमोह, ठीक है, हमारा प्यारा जबलपुर, ठीक है, नर्मदा मैया यहाँ से गुजरती, बेड़ा घाट, लमेटा घाट सब यहीं पर है। कटनी, ठीक है, कटनी, फिर भैया उमरिया और फिर प्यारा सा शहडोल, ठीक है। कोयले का उत्पादन किधर होता है, शहडोल में होता है, ठीक है। उमरिया, कटनी, जबलपुर। आई बात समझ में। तो ये कितने ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 ज़िले मध्य प्रदेश के ऐसे जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। कर्क रेखा क्रॉस करके जाती है 14 ज़िलों से, ठीक है। इसके बाद में बात अगर थोड़ी सी हम यहाँ पर माही नदी की करें, किसकी नदी, कौन सी नदी की बात करें, माही नदी की बात कर लें। तो माही नदी क्या है भाई, ये माही नदी है, ये आपके सामने क्या है, माही नदी है। कौन सी नदी है ये, माही, माही माही, ठीक है, वो माही नदी है। तो माही नदी के बारे में आपको कर्क रेखा से संबंधित एक फैक्ट ये याद रखना है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है भाई, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार कहाँ काटती है, अपने प्यारे से मध्य प्रदेश में, और दूसरी बार कहाँ काटती है, गुजरात में। दूसरी बार कहाँ पर काटती है, गुजरात में, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, और इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ और आपको ध्यान क्या रखना है भाई, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि जो मध्य प्रदेश है उसमें कौन सा एक रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना का पठार है, तो रीवा पन्ना का जो पठार है उसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है भाई? कर्क रेखा बनाती है। ठीक है, रीवा पन्ना का जो पठार है उसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? कर्क रेखा बनाती है। ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो बघेलखंड है, वो जो बघेलखंड है, बघेलखंड को क्या करती है ये? दो भागों में बांट देती। कितने भागों में बांटती भाई? दो भागों में बांट देती। ठीक है, कर्क रेखा बघेलखंड को बीचों बीच से क्रॉस करके निकलती है। आई बात समझ में? इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना है कि एक हमारी प्यारी मैया है नर्मदा मैया। ठीक है, एक हमारी प्यारी मैया है नर्मदा मैया। इस तरीके से नर्मदा मैया जी आप सभी को दिखाई देती है बहती हुई। कहाँ से लेकर? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। ठीक है, पहली ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी मध्य प्रदेश में जो उल्टी बहती है। ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम की। इनकी भी एक कहानी है, उसको हम जब नदी पढ़ेंगे तब उसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है उसको क्या बोला जाता है भाई? कर्क नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर में बहती हुई जाती है। जिस तरीके से कर्क रेखा सीधी जाती है, गुजरात को क्रॉस करती, इसी तरीके से अपनी नर्मदा मैया जी भी क्या करती है? मध्य प्रदेश में सीधे समानांतर कर्क रेखा के जाती है और गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। आई बात समझ में भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं भाई। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, पहला पॉइंट है कुल संभाग जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो कितने संभाग हैं? 5 संभाग है। कितने संभाग है भाई? मध्य प्रदेश के 5 ऐसे संभाग है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से संभाग है भाई? एक तो उज्जैन, दूसरा भोपाल, तीसरा सागर, चौथा जबलपुर और पांचवा शहडोल। ठीक है, शहडोल को 2008 में संभाग बनाया गया था। ठीक है, शहडोल को 2008 में संभाग बनाया गया था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग आए थे। ठीक है, फिर 2008 में मध्य प्रदेश में एक नया संभाग बनाया गया जो क्या नाम था उसका? शहडोल था। तो 5 ऐसे संभाग है जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से? उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। आई बात समझ में? चलो, ऐसा संभाग जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ये पॉइंट मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ भाई। ये पॉइंट मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा संभाग जिसके सभी जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा संभाग है भाई? भोपाल संभाग है। कौन सा संभाग है भाई? भोपाल संभाग है। आई बात समझ में? चलो, अब माही नदी जो है, माही नदी क्या करती है? माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले ही बता चुका हूँ मैं, इस पॉइंट को मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या है भाई? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। कहाँ कहाँ पर? एक बार मध्य प्रदेश में और दूसरा गुजरात में। चलो, नर्मदा नदी को कर्क नदी कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, चलो, मंगलनाथ उज्जैन 21 जून को सूर्य लंबवत होता है, कोई परछाई नहीं बनती है। लंबवत होने का मतलब ये है कि सूर्य 21 जून को मंगलनाथ जो स्थान है उज्जैन में, उस स्थान पर अगर आप रहेंगे तो आपके बिल्कुल सर पर रहेगा। देखो, सूर्य की रोशनी अगर आती है तो कहीं ना कहीं पर क्या बनती है? परछाई बनती है। लेकिन मंगलनाथ उज्जैन में 21 जून को यदि आप खड़े होंगे तो आपकी परछाई कहीं पर भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उस दिन क्या होता है? सूर्य लंबवत होता है। कहने का मतलब हमारे जो सिर होता है उसके बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते। तो मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या कर रही है? मालवा के पठार को भी 2 भागों में बांट रही है। देखो, हमारा रीवा पन्ना का पठार था, उसकी दक्षिणी सीमा बना रही थी। ठीक है, मालवा के पठार का क्या कर रही है? 2 भागों में बांट रही है। इसी तरीके से बघेलखंड के पठार को क्या करती है? ये बघेलखंड के पठार को भी क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की। किसकी बात करेंगे भाई? भारतीय मानक समय रेखा की। देखो भाई, समय को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है कि नहीं? चलो, तो उसी की बात हम करने वाले हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? ठीक हो, तो जो 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसको क्या माना गया है? भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा माना गया है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ठीक, यह प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भाई? प्रयागराज के नैनी से होकर के ये गुजरती है। आई बात समझ में भाई? चलो, भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर के मानक सीमा रेखा गुजरती है? मानक सीमा रेखा गुजरती है। अब हम बात कर्क रेखा की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? मानक समय रेखा की बात कर रहे हैं। और मानक समय रेखा कहाँ पर होती है भाई? मानक समय रेखा होती है 82.5 डिग्री देशांतर पर। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भाई? एक उत्तर प्रदेश आपका। ठीक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। 5 ऐसे राज्य जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आई बात समझ में भाई? आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? हाँ बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर के गुजरती है। और वो प्यारा सा जिला कौन सा है? हमारा प्यारा सा सिंगरौली। कौन सा जिला है वो? सिंगरौली है। ठीक है, कई बार कई एग्ज़ामों में पूछा गया है मध्य प्रदेश के कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है भाई? हमारा प्यारा सा सिंगरौली जिला है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये ज़िले हैं भाई, ये आपको ज़िले दिए गए हैं। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों से होकर के क्या कर रहा है भाई? मानक समय रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। उसी के आधार पर तो हमारी मानक समय रेखा निर्धारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी भाई? ये 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसको कहाँ से लिया गया भाई? इसको रॉयल वेधशाला ग्रीनविच इंग्लैंड से क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है? रॉयल वेधशाला ग्रीनविच। ठीक है, इंग्लैंड या फिर लंदन, ये कहाँ पर? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो उसी के अकॉर्डिंग सभी देशों की क्या किया जाता है? मानक समय रेखा डिसाइड किया जाता है। आई बात समझ में? चलो, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन है भाई देशांतर वगैरह का। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। प्रत्येक देशांतर के बीच समय कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है, प्रत्येक देशांतर के बीच समय कितना होता है? 4 मिनट का होता है। टोटल लैंगिट्यूड 180 गुणा 4 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 मिनट मिलते हैं। 1440 मिनट को यदि हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से जो अपना भारत है वो कितने डिग्री दूर है भाई? 320 मिनट। और उसको 60 से जब डिवाइड कर देंगे तो 5.5 घंटे आएगा। ठीक है, तो 5.5 घंटे प्लस करना पड़ता है हमें टाइम। ठीक है, मान लीजिए अभी का अगर इंग्लैंड में मान लीजिए 10 बजा हुआ है तो हमारे यहाँ पर कितना बजेगा? 10 प्लस 5.5 कर देंगे, 5:30 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा हमारे यहाँ पर? 5:30 बज रहा होगा। आई बात समझ में? जी, यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी सारी चीज़ें समझाई हुई है ये। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। आई बात समझ में? चलो, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय चल रहा है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। और आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी पढ़ने लायक है और जो आता है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से। ठीक है, आई बात समझ में आपको? और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप सभी को एक काम करना है, प्यारा सा क्या काम है भाई? महाकक्षा यूट्यूब चैनल को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस देखनी है। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जितनी भी सारी क्लासेस रहेंगी एमपीजीके की
वो या इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक कर देना है, जो भी आपके क्वेश्चन से जो भी आपके सुझाव है उनको कमेंट्स करना है, और इसके अलावा आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।